जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमने इंडियन पॉलिटी का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल शुरू से, और उसी के क्रम में दोस्तों आज ये 26वां लेक्चर है। इससे पहले 25 लेक्चर हम प्रोवाइड करा चुके हैं और उनका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे तो वहां इंडियन पॉलिटी का तो है ही है, इंडियन ज्योग्राफी का भी नोट्स वहां पर मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है बहुत शानदार तरीके से। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 26वें लेक्चर में सुप्रीम कोर्ट के बारे में। इसका वर्णन संविधान के भाग 5 है, संविधान के भाग 5 में, और आर्टिकल 124 से और 147 के बीच में इसका उल्लेख है। किस प्रकार से हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके अंतर्गत जो आने वाले 24 अनुच्छेद हैं, इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? टोटल 24। उनको एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ताकि हमेशा के लिए या लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए। और ट्रिक भी बहुत ही शानदार है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी याद कर लेते हैं और वहां से हमारे एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट एक न्यायिक संस्था है, उच्च न्यायिक संस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद और कोई कोर्ट है ही नहीं। भारत का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट होता है। ये संविधान की रक्षा करता है, ये संविधान का संरक्षक भी कह सकते हैं या अभिभावक भी कह सकते हैं। किसका? भारतीय संविधान का संरक्षक है कौन? सुप्रीम कोर्ट। याद रखेंगे। प्रश्न आता है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, या कब उसका उद्घाटन हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको मान्यता तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन इसका उद्घाटन किया गया था 2 दिन के बाद, 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। आपको पता है दोस्तों, अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए, बताओ भारत का प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया, तो आपको पता होगा 1774 में खोला गया था कोलकाता में। कहा खोला गया? कोलकाता में खोला गया था, हाँ या ना? 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार इसको खोला गया था सुप्रीम कोर्ट को। ये पहला सुप्रीम कोर्ट था जो कोलकाता में खोला गया था। और सुप्रीम कोर्ट खुल गया तो मुख्य न्यायाधीश भी होंगे, और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य का नाम था एलिजा इम्पे, 3 और थे, एक का नाम था लेमैत्रे, हाइड और चैम्बर्स। ये 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। उसी प्रकार से अगर आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 33 + 1, यानी टोटल 34 है। उसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य मुख्य न्यायाधीश होते हैं, या 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट चलने के बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, या भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, जो संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और कहा जाता है कि यहां से फेडरल कोर्ट, या इसे हम बोलते हैं संघीय न्यायालय बना। संघीय न्यायालय बना, संघीय न्यायालय बना, संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट बना। कब से? 1935 में ये घोषणा की गई थी कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा, यानी इसको बदलकर संघीय न्यायालय की अवधारणा या अवधारणा दे दी। लेकिन केवल घोषणा दी गई। अगर ये कभी पूछा जाएगा कार्य करना कब स्टार्ट किया गया था संघीय न्यायालय ने, तो 1937 में। 1937 में कार्य करना स्टार्ट किया था संघीय न्यायालय ने। और ये संघीय न्यायालय इससे पहले था, यानी 28 जनवरी 1950 से पहले संघीय न्यायालय था। तो इसके कई सारे संघीय न्यायालय के जो कानून थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनाए, और इसमें जो न्यायाधीश थे वो भी इसमें लिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले संघीय न्यायालय था। याद रखेंगे। और ये पहला सुप्रीम कोर्ट कब खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए कि 33 जो न्यायाधीश होते हैं,
इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। ये 33 का जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा कि हाँ इसको चुन लो, तो आप चुन लिया जाएगा, राष्ट्रपति चुन लेगा। अब ये मुख्य न्यायाधीश है, मेन व्यक्ति तो यही है, तो ये जिसको बताएगा उसको कहेगा इसको चुन लो, लेकिन ऐसे ही नहीं, कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला तो यही है, यहां पर लिख देते हैं। नंबर 1 है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो। या 5 वर्ष तक, या उच्च न्यायालय और विभिन्न न्यायालय और छोटे न्यायालय में मिलाकर अगर आपने 10 वर्ष तक वकील रहे हैं, दोनों को मिलाकर, उच्च न्यायालय मान लेते 3 साल और 7 साल आप कोई छोटे न्यायालय में काम कर चुके, वकील रह चुके हो, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। या राष्ट्रपति की नजरों में आप कानून के ज्ञाता हो तो बनाया जा सकता है। इसमें एज का कोई उल्लेख नहीं है, न्यूनतम एज का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज का है। आगे देखते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर देगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए ये मैंने आपको अभी बता दिया था। जो मुख्य न्यायाधीश है इसको शपथ दिलाने का, या जो 33 अन्य न्यायाधीश है इनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। इनको भी शपथ दिलाएंगे और इसको भी शपथ दिलाएंगे। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए मुख्य सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य हुआ या अन्य हुए, कौन उनको नियुक्त करेगा, कौन उनको शपथ दिलाएगा? तो राष्ट्रपति। याद रखेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश है, ये वाला जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाएंगे। याद रखेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट का जो रिटायरमेंट का एज कितना है, तो 65 वर्ष। कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। या तो वो 65 वर्ष पूरा कर ले या वो 6 वर्ष पूरा कर ले। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में लगा, तो आप कहोगे सर 6 साल का कार्यकाल है तो 66 साल में रिटायर होगा। नहीं, मैंने क्या बोला, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। अगर 65 साल पहले हो गए तो 65 साल पर रिटायरमेंट हो जाएगा उसका, 65 साल से अधिक नहीं। ठीक है, ये याद रखेंगे। याद रखेंगे जो न्यायाधीश हैं, क्या जो न्यायाधीश हैं इनमें वृद्धि कौन कर सकता है? तो संसद वृद्धि कर सकती है। कौन? संसद विधि बनाकर इनकी वृद्धि कर सकती है। याद रखेंगे, संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर इनको हटाया भी जा सकता है। लिखा हुआ भी है, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है न्यायाधीशों को। याद रखेंगे। और इनका जो वेतन है वो संसद तय करती है। इनका जो वेतन है न्यायाधीशों का वो कौन तय करता है? संसद विधि बनाकर, कानून बनाकर तय करती है। जो मुख्य न्यायाधीश है उसका वेतन 2,80,000 होता है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं इनका वेतन 2,50,000 होता है। 2,50,000 इनका वेतन होता है। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। तो ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिक पर। जो आर्टिकल है, आर्टिकल 124 से 147 के बीच में कैसे याद करें, ये सबसे बड़ा चुनौती वाला पॉइंट है। तो देखते हैं। ट्रिक का नाम याद रखेंगे, स्वागत सनका दो दामन सारा का। स्वागत, सुप्रीम कोर्ट में लोग आ रहे हैं तो आप कह रहे स्वागत सनका दो दामन सारा का, दामन सारा का, अब पसीना निकलेगा। दामन को जब नीचे किया जाएगा तो पसीना तो निकलेगा ही। आप याद रख सकते हो आसानी से कि स्वागत सनका दो दामन सारा का, अब पसीना निकलेगा, यहां पर का होगा। ठीक है, स्वागत है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे सही है? हाँ सही है। स्वागत सनका दो दामन सारा का, फिर पसीना निकलेगा। ये 1-2 बार आपको जरूर कठिनाई होगी कि यार कैसे ट्रिक हुआ, ये तो याद हो नहीं रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। सनका, स्वागत सनका दो दामन सारा का, पसीना निकलेगा, ये याद हो जाएगा। तो 24 आर्टिकल याद हो जाएंगे। कैसे? एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 124 से और कहां तक जाएंगे? आर्टिकल 147 तक। सुप्रीम कोर्ट के ही आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो सभी के बारे में सुप्रीम कोर्ट की ही बात की जाएगी। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। सा, ये आधा सा है। ठीक है, ये वाला जो सा है इसकी बात कर रहे हैं, ये आधा सा है। सा का मतलब स्थापना और गठन किसका?
किसका पढ़ क्या रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। उसकी स्थापना और गठन, मैंने कहा था इसकी स्थापना कब हुआ था या इसका गठन कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को इसको मान्यता दे दी गई। लेकिन 2 दिन के बाद 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। और इससे पहले 1937 यानी 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय था, संघीय न्यायालय बना था, याद रखेंगे। और इससे पहले की बात करेंगे तो आपको पता है 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कोलकाता में, अभी मैंने कहा था, जिसका एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका गठन या सुप्रीम कोर्ट का गठन की बात की जाए या स्थापना की बात की जाए तो किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 124 में है। ठीक है, ये बा देख पा रहे हैं आप, ये वाला जो बा है इससे क्या हो जाएगा, वेतन किसका, न्यायाधीशों का वेतन। भाई अब काम करेंगे तो वेतन भी मिलेगा, ना तो खाना खर्चा कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी, तो पैसा मिलना बहुत जरूरी है। और पैसा भी कितना मिल रहा है, इनका वेतन तो है ही है, भत्ता भी दिया जाता है। तो मैंने कहा था जो 33 हैं अन्य न्यायाधीश है, इनका जो वेतन है वो 2.5 लाख है। कितना है, 2.5 लाख रुपए महीना है। और जो मेन व्यक्ति है उसका 30,000 अधिक है, 80,000, 2,80,000 रुपए सैलरी है, याद रखेंगे। आर्टिकल 125 में बताया गया वेतन के बारे में। ये का देख पा रहे हैं, इसका से हो जाएगा, ये का है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी या कार्यवाहक भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब ये होता है मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है या कहीं इलाज कराने चला गया 4-6 महीने के लिए, या किसी कारण हो सकता है डेथ हो जाए, यानी कहने का मतलब पद रिक्त है, तो काम कैसे चलेगा, कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो ये क्या करता है, राष्ट्रपति जो अन्य न्यायाधीश है 33, इनमें से किसी एक को कार्यकारी न्यायमूर्ति नियुक्त कर देगा, यानी कार्यकारी न्यायाधीश बना देगा कुछ समय के लिए। तो किस आर्टिकल में व्यवस्था की गई, अगर आप नहीं हो तो काम चल जाएगा, तो आर्टिकल है 126। जैसे प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, या जिसकी भी डेथ हो जाती है तो कार्यवाहक एक्टिंग के रूप में कोई कार्य करता है, तो वही ये आर्टिकल है। का से याद रखेंगे। फिर ता से क्या है, ता, ये वाला ता देख पा रहे हैं आप, इस ता से है तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब तदर्व क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करना। आवश्यकता कैसे पड़ जाती है, जैसे मान लेते हैं सभी जो न्यायाधीश हैं वो अपने कार्य कर रहे हैं, 33 न्यायाधीश बिजी हैं। अब मान लेते कहीं पर कोई बेंच कोई कानून बनाना है, अब वहां पर हमको जरूरत है 7 जजों की, कितनी 7, और हमारे पास बैठ रहे हैं 5, अब 2 लोग कहां से लेके आए। तो ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 127 में कि किसी भी जो उच्च न्यायालय हैं, जितने भी 25 उच्च न्यायालय, उनमें से कोई अच्छा जो कानून का जानकार है उसको नियुक्त कर सकते हैं। इसमें मुख्य न्यायाधीश की सलाह तो जरूरी है ही है, और जिस राज्य से लिया जाएगा न्यायाधीश उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की भी सलाह जरूरी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह, और हाई कोर्ट जहां से इसको लिया जा रहा है उसके मुख्य न्यायाधीश की सलाह जरूरी है नियुक्त करने के लिए, और राष्ट्रपति ही नियुक्त करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद स्वाकत हम खत्म हो गया। सा का मतलब क्या है, इस सा का केवल एस का बात आ रहा है। ठीक है, केवल एस, एस का मतलब है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। आर्टिकल 128, ये क्या है, आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त का मतलब क्या है, जो रिटायरमेंट हो गए, यानी जिसका रिटायरमेंट हो गया है उसको बुलाने का प्रोसेस किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 128 में। कभी आपने देखा होगा विवाद आ गए, इसका मामला नहीं सुलझ रहा है, तो पुराने लोगों को बुलाया जाता है जो होशियार होते हैं, काफी समय के रिटायरमेंट भी हो जाता है, तो उनको बुलाने का प्रोसेस भी है हमारे संविधान में रिटायर लोगों का। वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 128, याद रखेंगे। उसके बाद जो ए बचा है, ये वाला जो ए है, इससे ए से क्या हो जाएगा, ये वाला जो ए है अभिलेख न्यायालय होना। अभिलेख न्यायालय का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट जो विधि बनाता है, जो कानून बनाएगा, वो एक प्रकार का अभिलेख बन जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। हालांकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कानून बन जाएगा, जो इसने कह दिया वो कानून बन जाएगा। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, आपने सुना होगा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, आर्टिकल 21 में, लेकिन संविधान में नहीं लिखा हुआ है। आप खोजोगे प्रत्येक निजी भवन जो हमारे घर हैं उसमें हम झंडा फहरा सकते हैं, तिरंगा फहरा सकते हैं, ये उल्लेख है आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में। तो क्या उसमें लिखा हुआ है, नहीं,
ये सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाए हैं और जो कानून बना दिए जाते हैं वो सभी को मान्य होंगे और ये अभिलेख एक प्रकार का बन जाता है। तो इसके सारे कानून अभिलेख कानून होते हैं और ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। आर्टिकल 129 के लिए जाना जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद ये ना है, ये जो ना है, ना से क्या हो जाएगा, ये जो ना है न्यायालय का स्थान। अब न्यायालय का स्थान क्या होगा, अब याद रखेंगे जो 1937 ईस्वी में संघीय न्यायालय बना था ना, तो ये संसद में ही कार्य करता था, संसद में रहकर ये न्याय की व्यवस्था करता था। लेकिन इन्होंने एक आर्टिकल को डाला, आर्टिकल 130 को, और इसमें कहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का अपना एक बिल्डिंग होना चाहिए, सारा सिस्टम अपना होना चाहिए, किसी के अंडर काम नहीं करना है। तो इस कौन सा स्थान होगा, ये कहा गया है कि राजधानी में होना चाहिए, यानी इसका स्थान घोषित कर दिया है कि हाँ ये है, यहां से आपको मिलेगा न्याय, यही सुप्रीम कोर्ट है। और पहले संसद से ही काम चलाते थे। तो 21 आर्टिकल में स्थान घोषित किया गया है, आर्टिकल 130 में, याद रखेंगे ना से। ये जो ए है, ए से क्या हो जाएगा, ये वाले ए से, ये ए यहां पर भी लिखा है, ए से क्या हो जाएगा, आरंभिक अधिकारता। आर्टिकल 131 आरंभिक मतलब है जो मूल पावर है सुप्रीम कोर्ट का, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाए, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, तो ये जो पावर है इसका जो इस्तेमाल है वो उच्च न्यायालय नहीं करेगा। उच्च न्यायालय की पावर नहीं, ये अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। दो या दो से अधिक राज्य आपस में भिड़ गए या राज्यों के बीच में कुछ अलग विवाद चल रहा है, केंद्र के बीच में कुछ अलग विवाद चल रहा है, तो इस प्रकार के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। और सुप्रीम कोर्ट की ये मूल पावर है, ये आरंभिक अधिकारता है। किस आर्टिकल में कहा गया है, ये आर्टिकल 131 में कहा गया है, याद रखेंगे। उसके बाद ये का है, का क्या मतलब है, ये वाला जो का है, का से कुछ मामलों में हाई कोर्ट से अपीली में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता। कुछ ऐसे भी मामले होते हैं, जैसे आपको कोई फांसी दे देता है, सुप्रीम, मान लेते हैं हाई कोर्ट में आपको फांसी दे दी गई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, हाई कोर्ट में काफी चीजें आपको निवारण नहीं मिल पाता है, तो आप कहते हैं हम जाके सुप्रीम कोर्ट में बात करते हैं, आपसे सुप्रीम कोर्ट में मिलेंगे। तो यानी कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जो हाई कोर्ट भी कह देता है आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा, सीधे वहीं पर आपको मिलेगा पूर्ण निर्णय। आपने सुना होगा जब मौलिक अधिकार का शोषण या हनन होता है तो हम दोनों न्यायालय में जा सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जब हाई कोर्ट से मसला नहीं सुलझता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने की बात करता है, लिखित में देता है। और ये आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 132 है, याद रखेंगे। तो हमने का तक देखा है, स्वाकत सनका तक देखा है, यानी यहां तक देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे दो का मतलब क्या है, दीवानी मामले, और दो को एक साथ पढ़ेंगे, और दूसरे जो दा है इससे दांडिक मामले। दीवानी मामले का मतलब है सिविल, जो पैसों की हेरा फेरी वाला मामले होते हैं, जो भी पैसे वाले हैं। और दांडिक का मतलब है आपराधिक, मार काट वाले कांड, मारना पीटना, चक्कू भोग दिए, तलवार मार दिया, बंदूक मार दिए, ये सारे, और ये पैसों वाले सिस्टम है, दीवानी वाले या सिविल वाले। तो ये कह रहा है कि दीवानी मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता, यानी दीवानी मामले जो हाई कोर्ट में चल रहे हैं, हाई कोर्ट से दीवानी मामलों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता। सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा पावर है हाई कोर्ट से, आपको जानना है क्यों, क्योंकि दांडिक मामले होते हैं या चाहे दीवानी मामले, दोनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट मूल पावर रखता है। दोनों के मामले में मूल पावर कौन रखता है, सुप्रीम कोर्ट रखता है, ठीक है, याद रखेंगे। ये दांडिक मामले हैं और ये दीवानी मामले हैं। इसमें आपका पैसे का हेरा फेरी, इसमें मारकाट होगा। दोनों के बारे में सुप्रीम कोर्ट की अधिकारता आर्टिकल 133 और 134 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद ये मां है, मां से क्या होगा, ये जो मां है, मौजूद कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और शक्तियां। मौजूद कानून, वर्तमान में जो कानून है उसी के अनुसार उसका पावर है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई, किसी व्यक्ति को फांसी दे दी गई, अब मान लेते उसने 2 कत्ल किए थे, 2 कत्ल करने के बाद उसको फांसी दे दी गई। अब मान लेते हैं आने वाले एक समय के बाद एक कानून बना कि जिसने 2 कत्ल किए हैं उसको केवल उम्र कैद होगी। अब जिस व्यक्ति को फांसी दे दी गई तो उसको दे दी गई, वही कहा गया जो मौजूद, जो वर्तमान में कानून है
उसके हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ये ऐसा नहीं जो आने वाली पावर है उसका भी इस्तेमाल कर ले, ये जो पुरानी पावर है उसका भी इस्तेमाल कर ले, जो वर्तमान में वही याद रखेंगे। ये आर्टिकल कहता है 135 याद रखेंगे। ना का अर्थ क्या है, ये वाला जो ना है, ना से देखेंगे, न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति, आर्टिकल 136। विशेष अनुमति क्या है, जैसे मान लेते हैं आपने कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई पुल बना रहे हैं, आपको पुल बनाने के लिए जंगल काटना पड़ रहा है और जंगल काटने के लिए अथॉरिटी नहीं दे रही राज्य सरकार, तो आप विशेष अनुमति ले सकते हैं। ऐसे कामों के लिए विशेष अनुमति सुप्रीम कोर्ट देता है, याद रखेंगे। आर्टिकल 136 में आपका काम कभी फंसेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट उसको निकाल देगा। उसके बाद सा का मतलब क्या है, इस सा का, केवल सा का, ये भी देखें सा का। सा का मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय और आदेशों का पुनर्विलोकन। सुप्रीम कोर्ट कोई भी निर्णय देता है या कोई भी, तो उसका दोबारा से पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी दोबारा से भी निर्णय दे सकता है। और ये अवधारणा अमेरिका से ली गई है, ये हम ये कह सकते हैं जो आर्टिकल 137 है ये अमेरिका से लिया गया है। यानी कानून, सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय सुना दे, मान लेते किसी व्यक्ति से कह दिया अब आपको फांसी मिलेगी, अब वो निर्दोष है या किसी कारणवश उसको कुछ प्रूफ मिल गया, तो उसका एज कम कर सकता है, यानी अपने निर्णय को भी दोबारा से उसको ये भी कह सकता है अब तुम बरी हो गए हो, यानी निर्णय को भी पुनर्विलोकन कर सकता है, ये उस पर विचार कर सकता है। ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 137 में, याद रखेंगे। उसके बाद ये जो ए है दोस्तों, ये वाला ए, उससे क्या हो जाएगा, अधिकारिता की वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट, अधिकारिता की मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी पावर की वृद्धि कर सकता है संसद द्वारा कानून बनाने पर। संसद द्वारा कोई कानून बना दिए जाए और उसके क्षेत्र से बाहर कोई कार्य हो रहे हैं तो वो भी कानून बनाकर संसद के द्वारा और उसको अपना सकता है, उसमें वृद्धि की जा सकती है। सिंपल सा समझो कि जो भी पावर हमारे पास नहीं है तो संसद उस पावर को बनाकर इसको सौंप सकता है कि अपना जो क्षेत्र होगा, अधिकार क्षेत्र, उसको भी वृद्धि कर सकती है। ये आर्टिकल कहता है 138, याद रखेंगे। इस रा का मतलब क्या है, इस रा का मतलब क्या है, इस रा का रिट जारी करने की शक्ति। आपने देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 32, जिसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, और मैंने कहा था कि जब भी आपके मौलिक अधिकारों का शोषण या हनन होगा तो इसके अनुसार आप रिट दायर कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और जब सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाओगे तो कितने प्रकार की रिट दायर कर सकते हो, 5 प्रकार की। इसमें बताया गया है 5 प्रकार की रिटों के बारे में कि बताओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण कि हमको शरीर चाहिए, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध मनाही करना, उत्प्रेषण प्रमाण देना या सूचित करना, या अधिकार प्रच किस अधिकार से। अभी मैंने जो 5 रिट था उनका शाब्दिक अर्थ साथ में बताया था, ठीक है, वो शाब्दिक अर्थ थे, याद रखेंगे। तो रिट जारी करने का शक्ति किसमें है, तो आर्टिकल 139 में। ए बच्चा, ए से क्या है, ये वाला ए से अनुसांगिक शक्तियां। अनुसांगिक शक्तियों का मतलब है जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास मान लेते हैं 50 पावर हैं और कुछ पावर ऐसी हैं जो और लेना चाहता है, जैसे मान लेते हैं निर्वाचन आयोग उसमें चुनाव कराता है, अब मान लेते ये कहे सुप्रीम कोर्ट वो भी काम हम करेंगे, तो जो जिसका जितना पावर है वो अपने पास रखे, अपने, ऐसा नहीं किसी का पावर ये छीन ले, नहीं। अनुसांगिक शक्तियों का मतलब है जो इसके पास पावर है उसी में खुश रहे, किसी का पावर छीने ना। अगर मान लेते हैं अगर आपको कोई पावर की जरूरत है तो संसद द्वारा बनाकर आपको मिल जाएगा, लेकिन किसी का पावर को छीने ना, यही अनुसांगिक शक्तियां कहलाती हैं आर्टिकल 140 में। ये का मतलब क्या है, कानून सभी अदालतों में बाध्यकारी होगा सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल 141 कहता है जो भी कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा वो पूरे भारत में जितने भी उच्च न्यायालय या जितने भी निचले न्यायालय हैं सबके लिए बाध्यकारी होगा। ये आपको याद रखना है। ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 141 है, ठीक है। उसका नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम का तक कर चुके थे, अब बात करेंगे फिर पसीना निकलेगा इसकी। तो फिर से क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से हो जाएगा फैसलों को लागू करने का अधिकार। जो भी फैसला दे देता है सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे लागू किया जाए कैसे नहीं किया जाए, इसका प्रावधान किया गया है आर्टिकल 142 में, याद रखेंगे।
ये पा से क्या हो जाएगा, ये जो पा है पा से हो जाएगा, यहाँ पर आप देखो ये पा से हो जाएगा परामर्श करने की शक्ति या परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यानी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का जब मामला कहीं फंसेगा तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन परामर्श यानी जो सलाह है वो मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट से सलाह तो जरूर लेगा, अगर अच्छा लगा तो मानेगा, अच्छा नहीं लगा तो नहीं मानेगा, लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि मानना पड़ेगा। भाई वो भारत का पहला नागरिक है, याद रखेंगे। तो यही आर्टिकल 143 में कहा गया है परामर्श की शक्ति राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति को परामर्श की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट से, याद रखेंगे। उसके बाद SI सी से क्या होगा, SI ये लिखा हुआ है SI से क्या है, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सहायता में कार्य करना। जितने भी सिविल होते हैं, सिविल आप कहते, कोई कहता है सिविल की तैयारी कर रहा है, IAS होते हैं जितने भी, और जो भी IPS वगैरह होते हैं, या जितने भी न्यायिक लोग होते हैं जो न्यायिक संबंधित वकील होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की सहायता करते हैं। उस सहायता के लिए एक आर्टिकल बनाया गया है, आर्टिकल 144 में ये कहा गया है कि सिविल और न्यायिक जो प्राधिकरण के लोग होंगे वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता करेंगे। कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 144 कहता है। फिर उसके बाद ना एन अलग है और ए अलग है, पहले एन से देख लेते हैं। एन से है न्यायालय के नियम, हर चीज के नियम होते हैं, न्यायालय के भी नियम होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के नियम, आगे देखोगे हाई कोर्ट के न्यायालय के नियम, हर आयोग के अपने नियम होते हैं, आपके भी नियम है, मेरे भी नियम है, हर चीज के। तो सुप्रीम कोर्ट के नियम के बारे में बताया गया है, कौन व्यक्ति कहाँ बोलेगा, कहाँ पर खड़े होगा, किस पर शपथ लेगा, किस पर कसम खाएगा, कैसे करके ऑर्डर करना है, कैसे, ये पूरा सिस्टम बताया गया है आर्टिकल 145 में। ए से क्या है दोस्तों, ए से है अधिकार और सेवक। जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारी लिखा है, जितने भी अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में या जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन सब का व्यय की बात की गई है कि किस पर कितना खर्च किया जाएगा। वो आर्टिकल कौन सा बताता है, वो आर्टिकल 146 बताता है। कौन सा, आर्टिकल 146 बताता है। नी से क्या हो जाएगा, नी से हो जाएगा निर्वचन, बाकी ये साइलेंट होगा, बाकी ये साइलेंट रहेगा। नी से हो जाएगा निर्वचन, यानी सुप्रीम कोर्ट की पूरी व्याख्या की गई है आर्टिकल 147 में, निर्वचन, याद रखेंगे। तो ये था सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल थे, आर्टिकल 124 से और 147 के बीच में हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखा। और अगर ये आप याद कर लेते हो, 4-5 बार याद करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। एक बार में कोई भी चीजें याद नहीं होती दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अगर उस बाद आगे देखते क्या है, आगे वही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और बिल्कुल करें। इतना मेहनत किसके लिए किया जा रहा है, आपको कंटेंट भी फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का नाम क्या है, GS भाई विष्णु सर, सर्च करोगे तो इतना सारा कंटेंट मैंने दे रखा है ना, आप जब जाओगे और जब डाउनलोड करोगे तो आपका दिल गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक करके जाना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।